आप सभी सम्मानित शिक्षार्थी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र विषय की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके सहायतार्थ जो हमारे यूजीसी नेट का सिलेबस है, जिसमें इकाई 2 में शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र, तो हम लोग इस इकाई की शुरुआत करने वाले हैं। और इस इकाई में हमें अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न समितियां और आयोग जो गठित हुई हैं उनके योगदान के बारे में अध्ययन करना है। इस इकाई में हम लोग यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के अनुसार माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यशपाल समिति रिपोर्ट, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यरेखा की रूपरेखा और न्यायमूर्ति वर्मा की रिपोर्ट, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग इस इकाई की शुरुआत करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, जो 1953 में गठित हुई थी। देखिए, स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही देश के सामने शिक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियां उपस्थित थी। समूचे देश में शिक्षा का प्रसार किस प्रकार हो, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को गठित किया जाए, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बालिकाओं, पिछड़ों व अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षिक विकास, पाठ्यक्रम की भाषा इत्यादि विषयों से संबंधित निर्णय लेने महत्वपूर्ण थे। आज़ादी के एक साल बाद ही 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा में सुधार करना। माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। और 1964 में हम लोग देखते हैं तो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की स्थापना हुई है। 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग गठित हुआ है। 1968 ईस्वी तथा 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयोग गठित किए गए और उनके महत्वपूर्ण सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार हेतु नियम बनाए गए। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग और उनकी सिफारिशों के बारे में क्रमशः जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये तो हम लोग अब समझ चुके हैं और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं, अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के गठन की बात करते हैं तो इस आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 10 थी। इस आयोग ने 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट जमा की है। इस आयोग की रिपोर्ट में, मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में 14 अध्याय थे, जिसमें 244 पृष्ठ में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जमा की। आयोग ने विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों, विद्यालयों, शिक्षकों या शिक्षा से संबंधित अन्य एजेंसियों के विचारों को संग्रहित करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया और माध्यमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति और माध्यमिक शिक्षा के समक्ष जो भी समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास किया, उनके संदर्भ में जानकारी इकट्ठी की। मुदालियर आयोग के गठन के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसके गठन का मुख्य उद्देश्य आज़ादी के बाद देश में तेज़ी से बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठित करना था। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के अगर हम लोग सिफारिशों या संस्तुतियों पर विचार करें तो हम लोग 11 बिंदुओं के आधार पर इनके सिफारिशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो मुख्य सिफारिश प्रस्तुत की वो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। आयोग ने सबसे पहले छात्राध्यापकों के लिए 1 या 2 पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षण की आवश्यकता को बताया। आयोग का ये मानना था कि जो छात्राध्यापक हैं उन्हें पाठ्यक्रम के अलावे अन्य क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कम से कम 1 या 2 में तो प्रशिक्षित किया ही जाना चाहिए। जो स्नातक छात्राध्यापक है उनके लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हो और जो अस्नातक हैं उनके लिए 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हो। प्रशिक्षण महाविद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए अनुसंधान किए जाने चाहिए। आयोग ने ये सिफारिश की है। आयोग की और सिफारिश हम लोग देखते हैं तो आयोग ने एक रिफ्रेशर कोर्स का सुझाव दिया और आयोग ने अल्पकालीन तीव्र पाठ्यक्रम और विशिष्ट पाठ्यक्रम, कार्यशाला और सेवारत अध्यापकों के गोष्ठी, सेमिनार, इन सब चीज़ों पे बल दिया। जो छात्राध्यापक हैं उनके विकास के लिए, उनके गुणवत्ता को सुधार के लिए आयोग ने रिफ्रेशर कोर्स सजेस्ट किया है। आयोग ने महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियाँ, सेमिनार, अनुभवी शिक्षकों के संबोधन, इन सब चीज़ों पे, इन सब क्रियाकलापों पे महत्व दिया है। एक विशेष अंशकालीन पाठ्यक्रम का भी सुझाव आयोग के द्वारा दिया गया। आयोग ने प्रशिक्षित स्नातकों के लिए एमएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य किया। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये मुदालियर आयोग जो प्रशिक्षित स्नातक थे उनको एमएड में प्रवेश के लिए, उनके एमएड में एडमिशन के लिए कम से कम 3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को अनिवार्य किया। आयोग के अनुसार संबद्ध महाविद्यालय में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रशिक्षण विभाग स्थापित करके दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए केवल सरकार ही उत्तरदायी नहीं होना चाहिए बल्कि इसे अन्य स्तर पे भी अन्य विभागों द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संबद्ध महाविद्यालयों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण विभाग स्थापित करके संबद्ध महाविद्यालयों में भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए सरकार को ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। और आयोग का ये एक महत्वपूर्ण परामर्श हम लोग देखेंगे कि मुदालियर आयोग ने संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाने का परामर्श दिया। मुदालियर आयोग का ये विचार था कि जो मूल्यांकन के लिए, प्रगति का जो मूल्यांकन है उसके लिए जो संख्यात्मक अंक प्रयोग में लाए जाते हैं उसकी जगह पे सांकेतिक अंक दिए जाने चाहिए। छात्राध्यापकों से किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी चाहिए और उनके खाने पीने और रहने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति अपनानी चाहिए। ये सुझाव भी हम लोग महत्वपूर्ण मानते हुए चलते हैं। आयोग ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को महत्व दिया है। इसके हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और पाठ्यक्रम में एक कोर विषय रहे जो अनिवार्य हो, जैसे सामान्य ज्ञान, गणित, संगीत, कला, इनमें से कोई एक विषय को मुख्य विषय या कोर विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये मुदालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशें थी। हम लोग मुदालियर आयोग की सिफारिशों के पश्चात मुदालियर शिक्षा आयोग के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस आयोग के गुण और अवगुण को भी हम लोग समझते हैं। तो मुदालियर शिक्षा आयोग के अगर हम लोग गुण या विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता हम लोग इस आयोग द्वारा संगठनात्मक और प्रशासनिक सुधार पे जोर दिए जाने को लेके देखते हैं। मुदालियर शिक्षा आयोग ने संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधार पे काफ़ी जोर दिया है। माध्यमिक शिक्षा या मुदालियर शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका माना है। इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा को संगठित करने में, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में केंद्र सरकार की महती भूमिका है। केंद्र सरकार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आयोग केंद्र की तरह ही राज्यों में भी राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना को आवश्यक बताता है। आयोग विद्यालय के नियमित निरीक्षण का भी सुझाव देता है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की भूमिका तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका के अलावे भी राज्यों में भी राज्य सरकार की भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। हर एक राज्य में राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए
और आयोग यह मानता है कि जो माध्यमिक विद्यालय है उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। ये तो हम लोग इसके पहले विशेषता को देख रहे हैं। अगर हम लोग इसकी गुणों पे और बात करते हैं, इसकी दूसरी विशेषता को देखते हैं, तो मुदालियर शिक्षा आयोग ने उपयोगी पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण माना है। मुदालियर शिक्षा आयोग ने उपयोगी पाठ्यक्रम को महत्व दिया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परिवर्तन सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप वास्तविक उपयोगी और प्रभावशाली पाठ्यचर्या का समर्थन किया है। मुदालियर आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम तैयार होने चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की स्थिति में सुधार पर काफ़ी बल दिया है। शिक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण का सुझाव दिया। शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण परामर्श मुदालियर शिक्षा आयोग ने दिया और साथ ही साथ इस आयोग ने शिक्षकों के वेतन और सेवा संबंधी सुधार पर भी काफ़ी बल दिया है। हम लोग इस आयोग की विशेषता के रूप में इस बात को कह सकते हैं कि इस आयोग ने शिक्षकों की स्थिति और सुधार पर बल दिया है। साथ ही साथ अगर हम लोग इस आयोग की और विशेषताओं की बात करते हैं तो मुदालियर शिक्षा आयोग ने समान स्त्री शिक्षा का सुझाव दिया है। आयोग द्वारा बालक और बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया, जो तत्कालीन भारतीय समाज के हिसाब से एक प्रशंसनीय सुझाव माना जा सकता है कि आयोग ने स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है और स्त्री शिक्षा में समान स्त्री शिक्षा का सुझाव दिया। मुदालियर शिक्षा आयोग ने समान स्त्री शिक्षा का तो सुझाव दिया ही है, साथ ही साथ इसके एक और महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं तो इस आयोग ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की है। इस आयोग के द्वारा मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने पर काफ़ी महत्व दिया गया है, जो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार बहुत ही अनुकूल था, प्रशंसनीय था, आवश्यक था। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना, यह परामर्श, यह प्रस्ताव इस आयोग की एक प्रमुख विशेषता है। मूल्यांकन एवं परीक्षण प्रणाली संबंधी सुधार। मुदालियर आयोग ने उत्कृष्ट परिणामों के लिए परीक्षाओं और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। ये सुझाव इस प्रकार से थे कि निबंधात्मक प्रश्नों के निर्माण में विचारात्मक प्रश्न शामिल किए जाने चाहिए, जिससे बौद्धिक स्तर को विकसित किया जाए। साथ ही साथ निबंधात्मक प्रश्नों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रश्न मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न प्रयोग में लाए जाएंगे, प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे, उसकी गुणवत्ता को निश्चित करने के लिए भी इस आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वर्तमान में भी अगर हम लोग देखते हैं तो मुदालियर आयोग के परामर्शों को स्वीकृत होने से परीक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनी है। अभी जो हम लोग परीक्षा प्रणाली देखते हैं, वर्तमान की परीक्षा प्रणाली, अगर वो वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय है तो उसमें मुदालियर शिक्षा आयोग का एक योगदान अवश्य बनता है। तो हम लोगों ने मुदालियर शिक्षा आयोग की विशेषताओं के बारे में चर्चा की और अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुदालियर शिक्षा आयोग के अवगुणों को या इनकी कमियों को। मुदालियर शिक्षा आयोग की सीमाएं, दोष या अवगुण। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें या इसके अवगुण की बात करते हैं, दोष की बात करते हैं, तो जो सर्वप्रमुख दोष हम लोग देखते हैं वो ये है कि इस आयोग में स्पष्टता का अभाव देखने को मिलता है। आयोग द्वारा सुझाए गए संगठनात्मक सुझावों में स्पष्टता की कमी थी, जिसके कारण उन सुझावों को लागू करने के बाद भी उनके ऊपर दोबारा विचार किया गया। तो अस्पष्टता की कमी एक बहुत बड़ी खामी हम इसमें कह सकते हैं। आयोग द्वारा जो परामर्शित पाठ्यक्रम था वो काफ़ी बोझिल था। तो पाठ्यक्रम का बोझिल होना इस आयोग की दूसरी कमी हम लोग कह सकते हैं। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं का सुझाव दिया था, जिसे मिलाकर कुल 8 विषय हो जाते और इसके कारण माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम काफ़ी बोझिल हो जाता। तो एक बोझिल पाठ्यक्रम का विचार भी इस आयोग की एक त्रुटि थी। तीसरी त्रुटि की बात करते हैं
तो आयोग की ना जो नीति है वो काफ़ी अस्पष्ट थी और हिंदी विरोधी भाषा नीति थी। आयोग की नीतियों में हिंदी भाषा के विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि आयोग में एक भी सदस्य हिंदी भाषा का समर्थक नहीं था। आयोग ने अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया। ये याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद जो आयोग शिक्षा आयोग हुए उसमें मुदालियर शिक्षा आयोग पहला आयोग है जिसने इंग्लिश को अनिवार्य किया, कंपलसरी किया। आयोग ने अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया किंतु अंग्रेजी को अनिवार्य विषयों में शामिल किया, लेकिन अंग्रेजी के अध्ययन के संबंध में कोई स्पष्ट सुझाव प्रस्तुत नहीं कर पाया। अंग्रेजी को अनिवार्य करना और 2 वर्गों को ऐच्छिक विषयों की सूची में डालना राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाला था। एक हिंदी के लिए ये हिंदी के विकास के लिए हानिकारक कदम आप कह सकते हैं। तो हिंदी के विकास के लिए मुदालियर शिक्षा आयोग ने कोई ठोस नीति प्रस्तुत नहीं की। ये इसकी एक बहुत बड़ी खामी थी। और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी और खामियों की, तो इस आयोग ने ना अंग्रेजी भाषा को अनावश्यक या अधिक प्रोत्साहित किया है। ये भारत जैसे देश के लिए जहाँ पे हिंदी भाषी बहुलता के साथ बहुलता में है, हिंदी भाषियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इन्होंने अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक महत्व दिया। आयोग ने अंग्रेजी को अनिवार्य विषय में शामिल किया और ऐच्छिक विषय में भी शामिल किया। तो जो अंग्रेजी को लेकर आयोग की मंशा को थोड़ा सा आयोग की मंशा पे संदेह उत्पन्न करता है कि अंग्रेजी भाषा के महत्व अगर आप ऐच्छिक में भी डाल रहे हैं उसको और उसको अनिवार्य भी बना रहे हैं तो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। आयोग न धार्मिक और नैतिक शिक्षा के प्रति कोई स्पष्ट नीति प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में आयोग न धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अभिभावकों की शिक्षा पे छोड़ दिया। यानी विद्यालय में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के स्थान को नकारा गया। ये बालकों की नैतिक और धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी मानी गई। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां सर्वधर्म समभाव की भावना हो, वैसे देश के लिए यह विचार एक अनुपयुक्त विचार माना जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मुदालियर शिक्षा आयोग में हम लोगों ने मुदालियर शिक्षा आयोग की कुछ कमियों की बात की है। एक और कमी जो इस आयोग में हम लोग देखते हैं वो ये है कि निजी विद्यालयों के संबंध में इस आयोग ने काफ़ी अतार्किक सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग द्वारा जो निजी विद्यालयों के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए वो बिना सरकारी सहायता के संभव ही नहीं था। तो हम लोगों ने मुदालियर शिक्षा आयोग के गुण और अवगुण पे चर्चा कर लिया है। अब हम लोग माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए नए प्रारूप के बारे में बात करेंगे जिस पर मुदालियर शिक्षा आयोग ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 5 उत्तीर्ण होने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा आरंभ होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए 7 वर्ष की अवधि को निर्धारित किया। माध्यमिक शिक्षा 2 अवधि में होनी चाहिए। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा को 2 अवधि में विभाजित किया गया। एक थी जूनियर शिक्षा और दूसरी थी उच्च माध्यमिक शिक्षा। जो जूनियर शिक्षा आयोग ने बताया उसकी अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई और जो उच्च माध्यमिक शिक्षा बताई गई उसकी अवधि 4 वर्ष तक निर्धारित की गई। इंटरमीडिएट में 11वीं और 12वीं कक्षा को बदलकर हाई स्कूल से ही 11वीं को और विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा को जोड़ा गया। बहुउद्देशीय तकनीकी विद्यालयों को बड़ी संख्या में स्थापित किया गया। साथ ही साथ आयोग के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए, 3 वर्षीय होनी चाहिए और माध्यमिक कॉलेज से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वालों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। इनका ये मानना था कि माध्यमिक कक्षा के बाद जो विद्यालय में बच्चे ग्रहण करते हैं उसके बाद जो विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्र होंगे उन्हें विश्वविद्यालय से पहले 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति की व्यवस्था योग्य छात्रों के लिए किया जाना चाहिए। दोपहर के भोजन की व्यवस्था के साथ साथ माध्यमिक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे
आवासीय विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने चाहिए और साथ ही साथ जो छात्र आते हैं उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। आयोग ने रोजगारोन्मुख शिक्षा की तरफ प्रयास करते हुए कृषि शिक्षा की व्यवस्था पे जोर दिया। आयोग के अनुसार कृषि शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण विद्यालयों में होनी चाहिए। आयोग के अनुसार 11वीं पास विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी छात्र 11वीं पास करके तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश ले सकते थे। इस आयोग ने दृष्टिहीन व मूक बधिर छात्रों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने की मांग की। मुदालियार आयोग का ये मानना है कि जो दृष्टिहीन छात्र हैं, जो मूक बधिर छात्र हैं, उनको भी माध्यमिक स्तर पर शिक्षित किए जाने का प्रयास होना चाहिए और छात्र छात्राओं को समान शिक्षा के बावजूद भी छात्राओं को विशेष रूप से गृह विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मुदालियार आयोग ये मानता है कि जो छात्राएं हैं उनको हुनरमंद बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह विज्ञान जैसी उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम लोग मुदालियार शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों पर सरकार द्वारा किए गए क्रियान्वयन के बारे में चर्चा करेंगे। आयोग द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीकों से अमल किया गया। देखिए, मुदालियार आयोग ने जो भी सुझाव दिए, जो भी बिंदु सुझाव, जो भी परामर्श बिंदु प्रस्तुत किए, उसके ऊपर सरकार ने विभिन्न तरीकों से अमल किया। उस मुदालियार शिक्षा आयोग को सरकार ने विभिन्न विधियों से लागू किया है। जैसे माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया गया 3 भाषाओं के शिक्षा को। माध्यमिक स्तर पे मुदालियार शिक्षा आयोग ने विचार दिया था कि 3 भाषाओं का अध्ययन कराना चाहिए बच्चों को, तो सरकार ने 3 भाषाओं को लागू किया है माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे। जो वर्तमान विद्यालय को बहुउद्देशीय विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार दिया था मुदालियार आयोग ने, सरकार ने उस पर अमल किया और मौजूदा विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित किया गया। मुदालियार शिक्षा आयोग के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का प्रसार किया जा सके। ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि शिक्षा के विकास के उद्देश्य से आरंभ की गई। देखिए, मुदालियार आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व को समझा है और उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना है, उसके लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा समिति, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की गई। साथ ही साथ छात्रों को ऊर्जावान बनाने के लिए उनके शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई। देखिए, मुदालियार शिक्षा आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि जो छात्र हैं उनके संपूर्ण शारीरिक विकास और मानसिक विकास, छात्रों को ऊर्जावान बनाने के लिए, छात्रों के चारित्रिक विशेषताओं के लिए खेल कूद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसी परामर्श के आधार पर अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई। मुदालियार शिक्षा आयोग ने छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शिविर व पर्यटन का सुझाव दिया था और यह सुझाव दिया था कि सरकार के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिया जाए ताकि छात्रों को शिविर और भ्रमण जैसे क्रियाओं के द्वारा शिक्षित किया जा सके। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना केंद्र और राज्य सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने हेतु की गई। देखिए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनको शिक्षा के संदर्भ में नीतिगत सुझाव देने के लिए अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया और विज्ञान और महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापन में सुधार के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए। तो हम लोगों ने ये देखा है कि भारत सरकार ने मुदालियार शिक्षा आयोग के परामर्शों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना और उनके परामर्शों को अमल में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थानों और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया है।
तो मुदालियर शिक्षा आयोग के सुझावों पर क्रियान्वयन के बाद हम लोग अब देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा भाषा अध्ययन के लिए परामर्श। मुदालियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भाषा अध्ययन के लिए क्या विचार प्रस्तुत किए, क्या परामर्श दिए। आयोग द्वारा भाषाओं के शिक्षण हेतु 5 भाषा समूह प्रस्तुत किए गए। विचारार्थ, आयोग ने 5 भाषा समूह के शिक्षण का विचार दिया है और ये भाषा समूह थे। सबसे पहले आयोग ने मातृभाषा को शामिल किया, उसके बाद प्रादेशिक भाषा, अगर मातृभाषा ना हो तब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, एक संघीय भाषा होनी चाहिए और एक शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए। आयोग ने शिक्षण के लिए जो 5 भाषा समूह बताए हैं, एक बार हम लोग फिर से इसको समझते हैं। 5 भाषा समूह में सबसे पहला स्थान दिया है आयोग ने मातृभाषा को, ठीक है। उसके बाद आयोग ने प्रादेशिक भाषा, अगर मातृभाषा नहीं हो तो जो उस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, उस प्रदेश की भाषा है, वो प्रादेशिक भाषा। आयोग ने एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे अंग्रेजी, उसको शामिल करने की बात की है। एक संघीय भाषा को शामिल करने की बात की है और शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आयोग ने संस्कृत, अरबी और फारसी का सुझाव प्रस्तुत किया है। केंद्र की सरकारी भाषा होने के कारण विद्यालय में हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर आयोग ने जोर दिया। केंद्र की सरकारी भाषा होने के कारण हिंदी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात की गई। आयोग ने यह सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पे मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। देखिए, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है, अतः आयोग ने अंग्रेजी के महत्व को समझते हुए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार करने का परामर्श दिया है। आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम में जो शामिल विषय हैं वो जैसे मिडिल और जूनियर हाई स्कूल के लेवल पे जो विषय शामिल होने चाहिए उनमें भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कला एवं संगीत और शिल्प कला, ये 7 विषय मिडिल और जूनियर हाई स्कूल के लेवल पे शामिल किए जाने चाहिए। आयोग द्वारा मिडिल और हाई स्कूल के स्तर पे जिन विषयों का सुझाव दिया गया है, जो 7 विषय आयोग ने सुझाव दिए, हम लोग एक बार उनके बारे में और देखते हैं। ये विषय हैं भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कला, संगीत और शिल्प कला। वहीं उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पे आयोग ने जो विषय सुझाए हैं वो है भाषाएं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हस्तकला। इन सभी विषयों के अंतर्गत निम्न विषय भी शामिल होंगे। देखिए, आयोग ने जो उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पे भाषा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या हस्तकला जैसे विषयों को शामिल करने का परामर्श दिया है। तो इन्हीं 4 विषयों के अंतर्गत मानव विज्ञान होगा, विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान, ललित कला, कृषि विज्ञान, इन सबको भी शामिल करने का परामर्श दिया है मुदालियर शिक्षा आयोग ने। अब हम लोग ना मुदालियर शिक्षा आयोग के द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति व सेवाओं के संदर्भ में दिए गए विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार अध्यापकों के चयन की प्रणाली पारदर्शी हो। अध्यापकों को पारदर्शी और समान तरीके से चयनित किया जाना चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग का ऐसा विचार था। मुदालियर शिक्षा आयोग ने समान योग्यता व समान कार्य के लिए समान वेतन की मुदालियर आयोग के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन होने चाहिए। समान योग्यता और समान कार्य के लिए समान वेतन होने चाहिए। इस आयोग के द्वारा शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिए जाने की वकालत की गई। आयोग ने शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिए जाने का पक्ष रखा। आयोग का ये मानना था कि जो शिक्षक हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे।
साथ ही साथ आयोग ने शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड, बीमा जैसी वेतन से अतिरिक्त सुविधा देने की बात की। वेतन के अलावे शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड और बीमा जैसी सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव किया। अध्यापकों के कार्यविधि व अवकाश के संदर्भ में मुदालियर शिक्षा आयोग ने विचार प्रस्तुत किए हैं महत्वपूर्ण तरीके से। प्रत्येक शिक्षा सत्र, देखिए आयोग का ये मानना है कि जो शैक्षिक सत्र होता है, प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कम से कम 200 दिन शैक्षणिक गतिविधि हो, यानी विद्यालय कम से कम 200 दिन खुले हो। विद्यालय में पठन पाठन साल में कम से कम 200 दिन होने चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो खेती वाले मौसम होते हैं, जैसे फसल कटाई और बुआई के समय पे 7 दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए, जिससे जो ग्रामीण छात्र जो खेती से जुड़े हैं वो अपने खेती के कार्यों को कर सकें। मुदालियर शिक्षा आयोग ने शैक्षिक सत्र में 2 बार 10 से 15 दिन के अवकाश का प्रस्ताव दिया था। शैक्षिक सत्र में कम से कम 2 बार 10 से 15 दिन का अवकाश होना चाहिए और स्थानीय अवकाशों और कक्षाओं के समय का निर्धारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के अधिकार के अंतर्गत होना चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया कि स्थानीय स्तर पे जो त्यौहार या अन्य किसी कारण के अवकाश होते हैं, उसको निर्धारित करने का अधिकार विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा या मुदालियर आयोग द्वारा छात्रों के कल्याण के संबंध में भी काफ़ी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम लोग अगर माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के द्वारा छात्र कल्याण संबंधी परामर्श की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस आयोग ने सभी राज्यों में स्कूल मेडिकल सर्विस और छात्रों की नियमित चिकित्सा परीक्षण को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है और इस बात पे जोर दिया है कि राज्यों में स्कूल मेडिकल सर्विस होनी चाहिए और छात्रों की नियमित रूप से मेडिकल परीक्षण या चिकित्सकीय परीक्षण होती रहनी चाहिए, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य को सुधारा जा सके और स्वस्थ छात्र ही प्रभावशाली रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो प्रभावशाली माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए स्कूल मेडिकल सर्विस और नियमित रूप से चिकित्सा परीक्षण की बात की है मुदालियर शिक्षा आयोग ने। मुदालियर शिक्षा आयोग ने वहाँ पे आवासीय विद्यालयों में छात्रों को जो भोजन मिलता है, उस भोजन में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो, इस बात की वकालत की है मुदालियर शिक्षा आयोग ने। इसके अनुसार छात्रों को आवासीय विद्यालयों में प्रचुर मात्रा में, आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व मिलने चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग का ये मानना है कि विद्यालय का वातावरण स्वच्छ हो और छात्रों को श्रमनिष्ठ बनाया जाना चाहिए, छात्रों को श्रमशील बनाना चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार 40 वर्ष से कम उम्र के सभी अध्यापक छात्रों की 40 वर्ष से जिन अध्यापकों की आयु कम है, वो अध्यापक छात्रों के शारीरिक क्रियाओं में योगदान देंगे और प्रत्येक छात्र का रिकॉर्ड बना के रखना चाहिए, जिसमें उसके शिक्षा के साथ साथ उसके स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं भी होनी चाहिए। ये छात्रों के कल्याण के संबंध में मुदालियर शिक्षा आयोग ने ये विचार प्रस्तुत किए थे। अब हम लोग मुदालियर शिक्षा आयोग का विद्यालय में अनुशासन के संदर्भ में जो विचार दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में चरित्र निर्माण पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। छात्रों के चारित्रिक विकास को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। विद्यालय में सामूहिक खेलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर सामूहिकता की भावना विकसित होगी, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। और 17 वर्ष से कम आयु के जो छात्र हैं उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यों से दूर रखा जाना चाहिए। ऐसे कठोर नियम बनाए जाने चाहिए जिससे 17 वर्ष से कम आयु के छात्र किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यों में भाग ना लें। मुदालियर आयोग ने विद्यालय भवन के निर्माण के संबंध में भी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। हम लोग अगर इसके विद्यालय की संरचना के संबंध में विचारों की बात करते हैं, तो मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय की स्थापना नगर के हलचल से दूर शांत वातावरण में होना चाहिए। शहर के कोलाहल से दूर
शांत जगह पे, सुदूर जगह पे विद्यालय स्थापित होने से बच्चे और शिक्षक एकाग्रचित्त होकर अधिक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ शिक्षण क्रिया को निष्पादित कर सकते हैं, ऐसा मुदालियर आयोग का मानना है। साथ ही साथ ये आयोग इस बात पे जोर देता है कि विद्यालय में प्रकाश, वायु और पेयजल की समुचित व्यवस्था हो। आयोग के अनुसार कक्षा में न्यूनतम 40 छात्रों के लिए बैठने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। यह आयोग छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए बेंच, डेस्क और कुर्सियों की समुचित व्यवस्था पे जोर देता है। इस आयोग के अनुसार विद्यालय में एक बहुत बड़ा सभागार होना चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए और विद्यालय में सामूहिक कार्यक्रम और सभाओं के लिए एक सभागार हो। सभागार जो हो वहाँ पे महान व्यक्तियों के चित्र जो है वो होने चाहिए निश्चित रूप से। विद्यालय में नियमित रूप से संगोष्ठी हो, सभा का आयोजन हो, सामूहिक कार्यक्रम हो, इसके लिए एक सभागार या ऑडिटोरियम स्कूल में होना चाहिए। और उस ऑडिटोरियम में देश के जो महान शख्सियत है, महान व्यक्ति हैं, उनके चित्र होने चाहिए, जिससे बच्चों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए और पुस्तकालय में समाचार पत्र और ज्ञानवर्धक पुस्तक और पत्रिकाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए, सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए जो कॉन्टेम्प्रेरी और समकालीन सामान्य ज्ञान की पुस्तक है वो भी भरपूर संख्या में होनी चाहिए। अब हम लोग मुदालियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इस पर बात करने वाले हैं। यानी मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। आयोग ने शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव देकर शिक्षा के जो उद्देश्य बताए हैं, शिक्षा के उद्देश्य का जो निर्धारण किया है आयोग ने, आयोग के अनुसार भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। सबसे पहला उद्देश्य जो मुदालियर शिक्षा आयोग ने शिक्षा के लिए निर्धारित किया है वह है आदर्श नागरिकों का निर्माण। देखिए, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो राष्ट्रीयता और सामाजिकता की भावना से पूर्ण हो। बच्चों के अंदर विद्यालय के स्तर पे, माध्यमिक विद्यालय के स्तर पे राष्ट्रीयता और सामाजिकता की भावना विकसित होनी चाहिए। वैसे छात्र तैयार होने चाहिए, छात्रों में वो भावना विकसित होनी चाहिए जो बच्चों को राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाए। बच्चों के अंदर राष्ट्रीय और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो। विद्यालय में शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए। छात्र अपनी संस्कृति और अपने अतीत के प्रति गौरव का भाव रखे। छात्रों के अंदर आत्मसम्मान हो, वो अपने संस्कृति पे गर्व करे, अपने अतीत पे, अपने इतिहास पे गर्व करे। विद्यालय में इस प्रकार से शिक्षण होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर एक सामाजिक स्वाभिमान, एक आत्मसम्मान की भावना विकसित हो। उनकी जो सामूहिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, बच्चे उस पर गर्व करें। बच्चे राष्ट्र की एकता और एक अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध हो। बच्चों के अंदर प्रतिबद्धता विकसित की जानी चाहिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, और उनके अंदर राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की जो भावना है या राष्ट्र के लिए त्याग की भावना है वो विकसित किए जाने चाहिए। बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो ताकि वो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके, अपना सर्वस्व बलिदान कर सके राष्ट्र के लिए। साथ ही साथ बच्चों में ऐसे नैतिक मूल्य विकसित होने चाहिए जो बच्चों के अंदर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना विकसित करे। वह समाज में अन्य लोगों के साथ या विरोधी या अपने से अलग सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषाई आधार पे जो भी विभिन्नता है वहाँ पे बालक सह अस्तित्व की भावना के साथ रह सके। तो प्रथम उद्देश्य हम लोग देख रहे हैं मुदालियर शिक्षा आयोग का, वो है आदर्श नागरिकों का निर्माण करना। मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्यों की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों में इन्होंने दूसरा अर्थोपार्जन की क्षमता को दूसरा स्थान दिया है।
यानी आदर्श नागरिकों का निर्माण करना। यह तो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है। आदर्श नागरिकों के निर्माण के पश्चात यह आयोग यह मानता है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों के अंदर अर्थोपार्जन की क्षमता विकसित होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को व्यावसायिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना है। बालक को ऐसे शिक्षा देना है जिससे बालक के अंदर व्यावसायिक गुण विकसित हो, बालक रोजगार केंद्रित शिक्षा प्राप्त करे, जिससे वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके, अर्थोपार्जन कर सके और एक समृद्ध और सामाजिक स्थिति प्राप्त कर सके। देखिए, बालक को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, बल्कि उसे ऐसे बच्चों को हुनरमंद बनाना है। जब बालक के अंदर कोई हुनर होगा तो आगे वह रोजगार हासिल करेगा, अर्थोपार्जन कर सकता है, पैसे कमा सकता है, अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। और अगर वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है तो समाज में उसे एक सम्मानित स्थान भी मिलेगा। यह आयोग मानता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए जिससे बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। बालक में साहित्यिक, सांस्कृतिक व कलात्मक गुणों की वृद्धि हो। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही बालक को नहीं दिए जाए, बल्कि उसके सर्वांगीण ज्ञान का विकास हो, उसमें साहित्यिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, कलात्मक गुण बच्चों में विकसित हो। शिक्षा इस प्रकार से माध्यमिक स्तर पे दी जानी चाहिए। और इस आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य में बालकों के अंदर नेतृत्व की भावना के विकास को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। देखिए, उत्तम नेतृत्व में ही लोकतंत्र की सफलता निहित है। अतः माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाना चाहिए। ये मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में मुदालियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें, इसके गुण और अवगुण, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए अमल या प्रयास, भाषा अध्ययन के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए परामर्श, शिक्षकों की नियुक्ति, अध्यापकों के विकास, छात्रों के विकास, छात्रों में अनुशासन, विद्यालय की संरचना और शिक्षा के उद्देश्य, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने सिलसिलेवार ढंग से चर्चा की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी शिक्षार्थी माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग से भली भांति परिचित हो सके हैं। और अब अगर आपके परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप सफलतापूर्वक उन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होंगे। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो आप उन सभी छात्रों और उन सभी शिक्षार्थी साथियों के साथ साझा करें जिनके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।